आपके ख्याल में ईरान इस वक्त किस पोजीशन में है? क्या जंग और मुसलसल दबाव ने ईरान की अस्करी और माशी सलाहियतों को वाकई इतना कमज़ोर कर दिया है कि उसे बिलाखिर अमेरिका के साथ कोई ना कोई डायलॉग करना पड़े, कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़े, या ईरान के पास अब भी इतनी अस्करी, जोग्राफाई और इलाकाई सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी नई जंग को पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक बड़े और तवील तनाज़े में तब्दील कर सकता है? देखिए चलिए, मैं समझता हूँ कि ईरान इस वक्त सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा है। हम्म। ये हर उस मुल्क की जंग लड़ रहा है जिसके ऊपर बिला जवाब जारियत की जा सकती है। हम्म। और ये अगर ईरान को आज कुछ हो जाता है तो आप बिल्कुल खातिर जमा रखिए कि ये हम्म। बाकी खिते के ममालिक बचेंगे नहीं। हम्म। एक 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 करके सबकी बारी आ जाएगी। तो ईरान इस वक्त अगर खड़ा हुआ है तो ये बहुत सारे ममालिक के लिए खड़ा हुआ है और बहुत सारे ममालिक की जंग लड़ रहा है। हम्म। ईरान की माशी ताकत, ईरान की फौजी ताकत, ईरान की जुग्राफियाई ताकत मैं समझता हूँ हम्म। अभी भी बहाल है, अभी भी बाकी है और वो इस जंग को यकीनन फैला सकता है। आपने देखा कि अभी भी उसने कुवैत और बहरीन पे अटैक किए जब ये जी। दूसरा राउंड शुरू हुआ है अटैक्स का। और कुवैत अगर पाकिस्तान के पास आया तो मेरा ख्याल है कि वो ये समझकर आया है कि पाकिस्तान की एक हैसियत है इस खित्ते में, ईरान पाकिस्तान की बात सुनता है। हम्म। तो पाकिस्तान के जरिए ईरान को ये पैगाम भिजवाया जाए कि हमें तंग ना करो, हमें हमें मौका दो अपनी सफाई पेश करने का हम्म। और हमारे ऊपर अटैक्स ना करो। तो ये खौफ है ईरान का जो खित्ते के ममालिक में इस वक्त आपको नजर आता है। तो ईरान की वो तमाम ताकत, अगर ये आप समझती हैं कि सिर्फ ब्लॉकेट लगाने से ईरान का तेल और गैस नहीं जा रहा है तो ईरान की मईशत बैठ जाएगी, ऐसा नहीं। हम्म। ईरान तेल और गैस के अलावा भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारे अपने जो इर्द गिर्द ममालिक हैं उनके साथ उसकी तिजारत अभी भी जारी है। हम्म। तो ईरान की मईशत को अभी भी सहारा है, ऐसा नहीं है कि वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गया है। और ये अमरीकियों की एक फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया है और वो बमबारी भी कर रहे हैं, हम्म। मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपको मतलब मुतजाद इतलात मिलती हैं, मुतजाद बिहेवियर मिलते हैं अमरीकियों के। तो ये हम्म। फ्रस्ट्रेशन है एक सुपर पावर की और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। ठीक। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं तो क्या फिर इजराइल इस नतीजे को कबूल करेगा? उसको कौन लगाम डालेगा? और उसकी कौन गारंटी लेगा कि मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा मुमकिन है जिसे इसराइल भी कबूल कर ले, या फिर इसराइल की अपनी सिक्योरिटी तरजीहात अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी मुमकिन डील के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं? देखिए चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका और ईरान के बातचीत हो रही है और मुआहिदा होने जा रहा है, ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं है, ये एक पूरे खित्ते का फ्यूचर डिसाइड होने जा हम्म। रहा है। और इस खित्ते में ईरान के अलावा अरब ममालिक हैं, इसराइल है, अ, ये सब इसमें शामिल है। हम्म। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो ईरान से अगर बातचीत कर रहे हैं और एक मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं, तो क्या उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ वो करेंगे ईरान के साथ उसको खित्ते के दीगर ममालिक भी एक्सेप्ट करेंगे? हम्म। क्या वो खासकर उनको ये इसराइल। कायल करने पे कामयाब हम्म। हो जाएंगे कि जो मैं ईरान के साथ डील कर रहा हूं उसको आप लोग नहीं ब्रीच करेंगे? हम्म। मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो अभी आपके सामने ताजा एमओयू की मिसाल है कि एमओयू साइन हुआ और उसमें लेबनान का भी जिक्र था, लेकिन क्या इसराइल ने अमेरिका की लेबनान में बात सुनी? तो हम्म। अगर इसराइल ने लेबनान में अमेरिका की बात नहीं सुनी है और इसराइल ये वाजे कर चुका है कि मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं हम्म। जाऊंगा, तो अमेरिका में या प्रेसिडेंट ट्रंप में इतनी ताकत है कि वो इसराइल को रोक सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि ये खित्ते के फ्यूचर का एग्रीमेंट होने जा रहा है, ये दो ममालिक के बीच में एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। ईरान की तरफ से तो कोशिश ये है कि जो कुछ हो वो बस एक दफा हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, और ये जो तलवार उसके ऊपर 47 साल से लटकी हुई है वो हम्म। गिर गई है, अब दोबारा वो ना लटके उसके ऊपर। तो वो तो उस तरह से चल रहा है। अमेरिका की क्या ये प्लानिंग है या अमेरिका एक आरजी तौर पे जंगबंदी करके यहाँ से निकल जाए और फिर खुद खित्ता जो है वो टर्बुलेंट सिचुएशन में आ जाए? मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जितना वो इसको समझ रहे थे हम्म। आसान और सहल, ये इतना है नहीं। सही।
और अगर हम इस कशीदगी के इलाकाई असरात की बात करें तो इराक में ईरानी हमायत याफ्ता मिलिशियाओं की सरगर्मियों, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक को लाक खतरात और फिर खित्ते में बढ़ती हुई प्रॉक्सी सरगर्मियों ने सूरत हाल को मजीद कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आपके ख्याल में अगर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और दोबारा बराह रास्त कशीदगी शुरू होती है, तो क्या ये तनाज़े सिर्फ ईरान, इसराइल और अमरीका तक महदूद रह सकेगा, या फिर इराक, शाम, लेबनान, यमन और खलीजी रियासतें भी इस जंग का बराह रास्त हिस्सा एक्टिवली बन सकती हैं? देखिए, अगर मैं सारी दुनिया की नज़र से देखूं तो मेरी उम्मीद ये है और मेरी ख्वाहिश ये है और दुआ ये है कि एग्रीमेंट हो जाएगा और दोबारा ये जंग शुरू नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इजराइल की नज़र से देखूं तो मुझे नज़र आता है कि ये जंग दोबारा शुरू हो जाएगी और पूरा खित्ता इसके लपेट में आ जाएगा, जो कि इजरायली स्क्रिप्ट है। यानी जब ये 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है तो पहले दिन से इजराइल की ये ख्वाहिश है कि खित्ते के दीगर ममालिक इसमें शामिल हो जाएं, डायरेक्टली शामिल हो जाएं और इजराइल और अमेरिका का साथ दें ताकि ये आपस में लड़ लड़ के कमजोर हो जाएं और फिर इजराइल ऑटोमेटिकली उसका काम हो जाए और वो एक डोमिनेटिंग पावर के तौर पे सामने आ जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये दोबारा शुरू हुई तो इसमें चांसेस हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक इसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि देखें, ईरान के पास तो ये बड़ा लेजिटिमेट एक जवाब है, जायज हक है उसका यूएन चार्टर के तहत कि अगर अमेरिका इन खित्ते के ममालिक के बेसिस यूज करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो फिर ईरान उनको अटैक कर सकता है। और वो जाहिर बात है कि अगर अरब ममालिक की टेरिटरीज में हैं तो फिर वो अंडर अटैक आएंगे और कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन सकती है और खित्ता इसमें तो फिर सर इस सारी डूब सिचुएशन में सकता है। आपको क्या लेकिन लगता जाहिर है, बात है कि पूरी दुनिया को इसके साथ, आपको पर्टिकुलरली खलीजी ममालिक की अगर मैं बात करूं तो उनके अमेरिका के साथ भी दफ़ाई ताल्लुकात हैं, फिर ईरान उनका एक अहम इलाकाई हमसाया है, उसकी भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपके ख्याल में खलीजी रियासतें मौजूदा सूरत हाल में किस हिकमत अमली पर अमल कर रही हैं? क्या वो अमेरिका के दिफाई छतरी तले अपनी सिक्योरिटी मजीद मजबूत कर रही हैं, या अब उन्हें रियलिटी चेक मिल गया है इस जंग में, या आपको लगता है कि साथ ही ईरान के साथ सफारती राब्ते भी बरकरार रखकर किसी मुमकिन इलाकाई जंग से खुद को महफूज रखने की कोशिश हो रही है? देखिए, उनको मैं समझता हूँ कि रियलिटी चेक एक हो गया उनके पास कि जी ये किसी दूसरे मुल्क की गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं ला सकती है, खास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क की, जो कि खुद आके जिसने जंग शुरू की बगैर किसी मुशावरत के अरब ममालिक से, तो वो तो बिल्कुल घाटे का सौदे में रहे हैं, बिल्कुल लॉस में रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको ये सेंस आ गया है, खास तौर पे सऊदी अरब को, कतर को, ओमान को, कि हमने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अपने खित्ते को खुद हमने एक सिक्योर इलाका बनाना है। यूएई की जहां तक आप बात करती हैं तो यूएई अभी भी इन्हिसार कर रहा है इजराइल पे, यूएसए पे और इंडिया पे। I2U2 का आपने जिक्र सुना होगा, कुछ अरसे पहले ये ग्रुप बना था और डोरमेंट हो गया था। मैं समझता हूं कि ये जो I2U2 के मुमालिक हैं चारों, इनकी ख्वाहिश ये है कि जब ये जंग रुके तो इसमें इनको बड़ा कलीदी किरदार अदा मिलना चाहिए और ये एक वॉर बूटी के तौर पे उसकी तरफ उसकी ख्वाहिश कर रहे हैं और एक दूसरे का बाहमी ताउन इनको हासिल है। तो ये दो आपको अब अरब पेनिनसुला में एक पोलराइजेशन भी नजर आ रही है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि पलड़ा भारी होगा वो सऊदी अरब वाले ग्रुप का होगा, क्योंकि सऊदी अरब का एक बड़ा मैच्योर रिएक्शन रहा है इस पूरे किस्से में, और सऊदी अरब की अपनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसको नलिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब अगर इस खित्ते को लीड करेगा तो वो यकीनन ईरान के साथ और बाकी ममालिक के साथ एक यकजहती और एक मुफाहमती रोल की तरफ जाएगा। सही। और इसी तनाजुर में ऑब्वियसली आपने भी पहले मेंशन किया है, हम पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन को देखें तो क्या आप इसे सिर्फ मामूल के दो तरफा दिफाई ताउन के तौर पर देखते हैं, या फिर मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में इसके वसीतर स्ट्रेटेजिक असरात भी हैं? क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में खलीजी ममालिक के साथ अपने दिफाई ताउन को मजीद बढ़ा सकता है? देखिए, पाकिस्तान की जो अस्करी कुव्वत है या ताकत है उसका मुजाहरा पाकिस्तान ने मई 2025 में किया, पूरी दुनिया को दिखाया।
जिससे पाकिस्तान की धाक ना सिर्फ ये कि दुश्मन पे, इंडिया पे, भारत पे बैठ गई, बल्कि उसकी धाक पूरे खित्ते में बैठी हुई है और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर हैं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि एक रियलिटी चेक के तहत उनको ये नजर आ रहा है कि अगर इस खित्ते में हमने किसी पे इन्हिसार कर सकते हैं हम, तो वो पाकिस्तान है। सबसे पहले सऊदी अरब ने हाथ बढ़ाया, अब कतर है, और भी कुछ ममालिक हैं, उर्दून का भी नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान की एक हैसियत जो अस्करी तौर पे सामने आई, फिर एक डिप्लोमेटिकली सामने आई, जो कि मीडिएशन के रोल में पाकिस्तान ने एक बड़ा मैच्योर मुजाहरा किया। वो पाकिस्तान का बेसिकली एक बहुत बड़ा एसेट है। फिर पाकिस्तान की जो अच्छी बात सबको नजर आई कि अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान के उसके साथ अच्छे ताल्लुकात है। फॉर एग्जांपल ईरान के साथ हमारे अच्छे हैं, यूएसए के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, रशिया, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, खित्ते के अरब ममालिक, सबके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो अब सबको ये एक आसानी हासिल है कि अगर उन्होंने किसी ऐसे मुल्क से बात करनी है, ईरान के हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, जो वो तो जो उन्होंने ईरान उनकी से बात बात सुन भी करनी है, अगर सके। ईरान उनकी बात नहीं सुनता तो पाकिस्तान के तो जी। तो पाकिस्तान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो लोगों को नजर आते हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इससे फायदा हो रहा है और उठाना भी चाहिए।